वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे जो इंडिया ने रिसेंटली यानी 20 और 21 दिसंबर को जो लोकसभा और राज्यसभा में जो नए 3 क्रिमिनल लॉ बिल्स पास किए हैं उनके बारे में कुछ कमेंट्री देना चाहता हूं मैं आपको। इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक, कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अगर हो सके तो कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करें बाय ज्वाइनिंग इट। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ लॉयर, ना मैं इंडियन लॉ का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं ना तो लीगल एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ और उस हद तक वो भी लिमिटेड। ये बहुत ही लंबे 3 बिल्स हैं जिसमें कई 300 400 इस तरह के आर्टिकल्स भी हैं। मैंने आई हैव गॉन थ्रू सम ऑफ देम और मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन बेसिकली मैं 3 4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो 4 चीज़ें हैं। जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर्स में, जो नया सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, जो नया टेररिज्म लॉ इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो डेथ पेनल्टी डिटरमिन की गई है फॉर मॉब लिंचिंग। तो इन चारों चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किया क्या है भारतीय गवर्नमेंट ने। इन्होंने 3 जो कॉलोनियल एरा के लॉस थे, जो अंग्रेज के ज़माने के लॉस थे, वो मुझे वो शोले का डायलॉग याद आ रहा था कि हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं। तो ये अंग्रेज के ज़माने के जो लॉज हैं, इंडियन पीनल कोड जो 1860 का है उसको उन्होंने रिवैम्प करके भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक नया पीनल कोड इशू किया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 का है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से उसको मॉडर्नाइज किया है। और जो एविडेंस एक्ट है उसको अपग्रेड किया है टू भारतीय साक्ष्य बिल। तो तो बेसिकली ये है कि जो कॉलोनियल एरा के जो लॉज होते हैं उसकी जो फिलोसॉफिकल अजम्पशन इज अंडर ऑक्यूपेशन। कि एक हुकूमत एक आबादी पर ऑक्यूपाई कर रही है, जैसा इसराइल करेंटली गाजा को ऑक्यूपाई कर रही है, इट्स एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। तो जो लॉज वगैरह अगर आप वेस्ट बैंक में जो लॉज देखें, दोज आर लॉज क्रिएटेड बाय द ऑक्यूपाइंग फोर्स ओवर अ पॉपुलेशन। तो आप समझते हैं कि ये पॉपुलेशन गवर्नमेंट के खिलाफ है बेसिकली। तो हर कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेजों की कॉलोनीज हो इंडिया में, इजिप्ट में, या फ्रांस की कॉलोनीज हो अल्जीरिया वगैरह में, दे अज्यूम के जो पब्लिक जो पॉपुलेशन है वो अपनी मर्जी के खिलाफ हमारे हुकूमत के अंडर बस रही है। तो इसलिए जो लॉज और पिनल कोड्स होते हैं, दे आर वेरी मच इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट के पावर्स, और सिटीजन्स की आज़ादी, सिटीजन्स के राइट्स के खिलाफ होते हैं। तो दीज ऑक्यूपेशन लॉज कहिए या कॉलोनियल एरा लॉज कहिए, दे आर बायस्ड इन द फेवर ऑफ द स्टेट एंड अगेंस्ट जो पब्लिक है उनकी आज़ादी, उनके हुकूक, उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, उसके खिलाफ वो बेसिकली दैट इज़ द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ। और मुझे ताज्जुब है कि इतने सालों तक क्यों ये अटेम्प्ट नहीं किया गया कि मतलब नए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद देयर शुड हैव बीन ए न्यू पीनल कोड मोर कंसिस्टेंट विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जब उसको रेटिफाई किया गया तो शायद दे शुड हैव लुक्ड एट इट एट दैट टाइम। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होते रहा होगा बट नथिंग अंडर ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो उस बेसिस पे तो एटलीस्ट मैं इस गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि देर आए पर दुरुस्त आए, कि इतने सालों के बाद दिस अटेम्प्ट हैज बीन मेड। दूसरी चीज ये है कि जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं वो ये कह रहे हैं कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि 90-95% वही लॉज हैं, वही हैं, थोड़ा बहुत ट्वीक किया गया। और बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, 60-70% ही पुराने लॉज हैं, बाकी के सब नए हैं। बस ये सिर्फ बयानात के तौर पे मैंने सुना है। आई हैव नॉट सीन एनी कॉन्क्रीट एविडेंस कि किसी ने कहा कि देखो पहले
ये पहले ये इंडियन पीनल कोड के 500 आर्टिकल्स हैं और इसमें से 600 है, आई मीन 400 हैव बीन रिव्यूड और रिवाइज्ड और रीस्टेटेड वगैरह, ऐसा एक न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने नहीं देखी टू टेल अस के हाउ न्यू दिस इज। और जैसे मैंने कहा कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द लॉ, तो ये बात मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। इंडिया में बहुत सारे स्मार्ट लॉयर्स हैं, एक्स जजेस हैं, काफ़ी बयानात दे रहे हैं। दे शुड डू दिस जॉब, या थिंक टैंक्स भी है तो दे शुड टेक अ लुक एट इट। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मैं 3-4 दिन इसलिए रुक कर इस बिल पे ये कमेंट्री दे रहा हूँ क्योंकि आई वॉज वेटिंग टू हियर फ्रॉम सम एक्सपर्ट। और इंडिया की तो टीवी माशाल्लाह इतनी बेकार है कि कोई सीरियस डिस्कशन ही नजर नहीं आता इंडिया के टीवी चैनल्स पे। या तो वो सरकार की गाते हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वो सरकार के खिलाफ बोलने वाले भी आर नॉट फोकसिंग ऑन द कंटेंट, और सरकार की जो गाते हैं वो तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस हर चीज जबरदस्त है। सो देर इज नो प्रॉपर डिबेट, नो एनालिसिस। और जो थोड़े बहुत एनालिसिस है, एक ही आर्टिकल, एकेडमिक आर्टिकल छपा है, इसके ताल्लुक से एकेडमिक आर्टिकल छपने वक्त लगता है। जो पहला ड्राफ्ट था ये अगस्त में पार्लियामेंट में पेश किया गया, फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया, देन पार्लियामेंट्री कमिटीज ने उसको रिव्यू किया, फिर जो रिवाइज वर्जन है वो दिसंबर 13 को ये वर्जन वाज टेबल इन द पार्लियामेंट, और 20 और 21 को ये पास हो गया। तो आई अंडरस्टैंड के सिस्टमैटिक एनालिसिस करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, बट अगर कोई सीरियस थिंक टैंक्स होते तो दिसंबर 13 से लेकर अभी देयर वाज एनफ टाइम फॉर देम टू इवैल्यूएट दिस। दूसरी चीज ये है कि दिस बिल हैज कम अंडर सम कंट्रोवर्सी और क्लाउड के तकरीबन 140 राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स, आई थिंक 97 लोकसभा के और बाकी के राज्यसभा के मेंबर्स हैव बीन सस्पेंडेड। वो दिसंबर 13 की टेररिस्ट एक्टिविटीज या जो भी हमला हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, उसके प्रोटेस्ट के तहत दे हैव बीन सस्पेंडेड। और इस वजह से इस बिल पे कोई डिबेट नहीं हो सकी पार्लियामेंट में। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वुड हैव लाइक टू टॉक अबाउट इट हैव बीन सस्पेंडेड। तो एक किस्म से अंडर क्लाउड आ गया है। इवन दो दिस बिल हैज पास, दोनों सारे तीनों बिल पास हो गए, दे बिकम लॉज ऑफ द कंट्री एज ऑफ दिसंबर 21। एक चीज तो मैं जरूर कहता हूँ कि इंडिया की डेमोक्रेसी में डिबेट्स आजकल ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। I mean, there are some of the things in this are very serious, और क्योंकि इंडिया में जो वन से पार्टी गेट्स ए मेजोरिटी, वो ऑटोमेटिकली, मतलब बीजेपी के पास 300 से ज़्यादा सीटें हैं, दे हैव ए मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज, आराम से ये बिल पास हो जाती है। तो डिबेट करने में क्या प्रॉब्लम था? कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने गौर किया होगा कि बगैर सीरियस डिस्कशन के वो लॉज बनते जा रहे हैं, जैसा कि फार्मर्स बिल भी बाद में इट वाज टेकन बैक 1 साल की प्रोटेस्ट के बाद, और फिर अब ये बिल्स की बात है। सो एनीवे, सो देयर इज दिस क्लाउड ऑफ कंट्रोवर्सी, लेकिन उन सबको साइड में रखें। जब मैं देखता हूं जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं वो भी बेसिकली इस बिल को समराइज कर रहे हैं कि इसमें क्या तब्दीलियां आए, एंड देयर इज नॉट अ सीरियस डिस्कशन कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है जो नए बिल्स आए हैं या नहीं हैं। जो ऑपोजिशन वाले हैं वो एग्जामिन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दे आर जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स कि किस चीज़ से हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें। उससे हट के कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव अनबायस्ड एनालिसिस मैंने देखी नहीं अभी तक। सो बट एनीवे, आई विल ट्राई टू बी एज फेयर एज आई कैन, मेरी लिमिटेड कैपेबिलिटीज और लिमिटेड नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए। तो बेसिकली ये जो शिफ्ट हुआ है फिलोसॉफिकली फ्रॉम कॉलोनियल एरा रूल्स टू इंडिपेंडेंस रूल्स, मैं एक्सपेक्ट करता था कि द बैलेंस ऑफ पावर विल शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन। क्योंकि अब जो आवाम तो मुल्क से मोहब्बत करती है, मुल्क के खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये कोई फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है, खुद की इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट है। दिस इज नॉट जस्ट एन इंडिपेंडेंट इंडिया बट ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक इंडिया।
यानी जो गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ आपकी खुद की गवर्नमेंट है बट आपकी चुनिंदा गवर्नमेंट है, आपने इसके लिए वोट डाला है, so you like the government, so the laws should be more in favor of the citizens than the government. लेकिन जो नए रूल्स बने हैं उससे मुझे नहीं लगता कि बैलेंस ऑफ पावर has shifted in the favor of citizens. देखिए, जो जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में जब हम स्टेट के बारे में सोचते हैं, देन द स्टेट एंड इट्स ताकत इज ए नेसेसरी इवल. आपको चाहिए एक पावरफुल स्टेट ताकि वो आपको पावरफुल एनिमी से बचा सके. आपको चाहिए पावरफुल स्टेट ताकि वो चीज़ें कर सके आपके लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सके. बट यू डोंट वांट दिस पावरफुल स्टेट to become a surveillance state या garrison state या national security state या पुलिस स्टेट, ताकि वो आपकी हर चीज पर वो गौर करे और कंट्रोल करे, आपकी आज़ादियाँ, आपकी पर्सनल लाइफ बिलीफ वगैरह को कंट्रोल करे या डोमिन. जैसा कि चाइना का स्टेट है, पहले सोवियत यूनियन का हुआ करता था, उसमें कोई पर्सनल फ्रीडम्स ही नहीं थे सिटीजन्स को, ना है चाइना में टुडे. फॉर एग्जांपल वो गूगल भी नहीं एक्सेस कर सकते. तो दिस पर्सनल फ्रीडम्स वगैरह, तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जंजीरों से जकड़ लिया चाहिए. एक अजीमोगलू और रॉबिन्सन की एक अच्छी किताब आई है, नाम बोल रहा हूँ, के बारे में है. वो कहते हैं कि जो लेवायथन है, जो स्टेट है, इट शुड बी ए चेन लेवायथन, यानी पावरफुल स्टेट हो लेकिन वो कंस्ट्रेंड हो, तब मुल्क फ्री और डेमोक्रेटिक होता है. तो वो फिलोसॉफिकल पॉइंट आप अपनी नज़र में रखें, और जो चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ. यू वांट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट बट यू वांट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन द स्टेट ताकि फ्रीडम हो और डेमोक्रेसी हो. अब ये देखें आप, चार चीज़ों पे मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा. एक, जो मॉडर्नाइजेशन आया है. दूसरा, जो नया सेडिशन लॉ आया है. तीसरा, और एक टेररिज्म लॉ आया है. और चौथा, जो डेथ पेनल्टी फॉर मॉब लिंचिंग. तो आप जैसे मार्क से देख रहे हैं, मैं मॉडर्नाइजेशन को फुल्ली अप्रूव करता हूँ एंड आई सपोर्ट इट एंड आई थिंक इट्स ए ग्रेट थिंग. कंग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट. जो नया सेडिशन लॉ है उसमें एक जंजीर जरूर है स्टेट की ताकत को कंट्रोल करने के लिए. दैट्स व्हाई आई हैव अ क्वेश्चन मार्क कि क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं दे आर ऑलरेडी कवर्ड बाय अदर लॉज. देयर इज़ अ ह्यूज सेगमेंट ऑन वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उसके कवर्ड है वो. तो ये इसकी ज़रूरत, क्या ज़रूरत है. तीसरी, जो अनदर टेररिज्म लॉ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. चौथा, आई एम वेरी थ्रिल्ड, बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इस गवर्नमेंट ने डेथ पेनल्टी की सज़ा मुअय्यन की है फॉर मॉब लिंचिंग. जिसके बारे में जितना बात करें, जितना कंग्रेचुलेशंस करें, इज़ लेस. और जितने ज़्यादा लोगों को मुल्क में पता चले कि अगर आप किसी को जाके अपने लॉ अपने हाथ में ले लें या किसी को मार दें किसी भी वजह से, मैं आई विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल, आपको सजाए मौत हो सकती है. सो दिस इज एक्सेप्ट, आई मीन दिस इज वेरी एक्साइटिंग. आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. तो मोदी सरकार को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद फॉर पासिंग दिस लॉ. तो जो मॉडर्नाइजेशन की बात है, मॉडर्नाइजेशन में दे आर बेसिकली, इन्होंने जो प्रोसीजर्स हैं उसमें कहा कि भाई वीडियो कैमरास इस्तेमाल किए जाए ताकि एविडेंस कलेक्ट करते खुद, दैट यू टेप द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ताकि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के घर में जा रही है पुलिस ढूंढने के लिए, तो शुरू से वीडियो टेप करे ताकि बाद में एक्यूजेशन ना हो कि ये सबूत पुलिस ने खुद लेकर आया है और डिपॉजिट कर दिया है, ताकि फ्रेमिंग ना हो. तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और दूसरे प्रोसीजर्स एक्सपीडाइट किए गए हैं. बेल थोड़े लोगों को देने के लिए आसानी क्रिएट किया गए, मर्सी पिटिशंस को आसानी कर दी गई. देयर इज वन थिंग मिसिंग. आई होप कि इंडिया में, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ बिट एक्सपेंसिव, बट इंडिया में ये सारी चीज़ें कैन बी डन एट अ वेरी लो कॉस्ट. कि बॉडी कैम्स आने चाहिए, कि हर पुलिस वाले के ऊपर बॉडी कैमरा हो, और जितने भी वो जब से बंदे को अरेस्ट करते हैं और जेल को लाते हैं, एवरीथिंग शुड बी ऑन वीडियो. जब भी ये
بات کرتے ہیں کسی ایکیوز سے, دیٹ شوڈ بی آن ویڈیو اینڈ آن ریکارڈ. اس سے بہت ابیوز آف پاور پہ کنٹرول ہوتا ہے. یہاں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے, جب بھی ہم کو خبر ملتی ہے کہ پولیس نے کسی کو مار ڈالا, کسی کو شوٹ کر ڈالا, یوزلی وی فائنڈ کہ باڈی کیمرہ کا ویڈیو از مسنگ, اور جہاں پہ باڈی کیمرہ کا ویڈیوز ویر اویلیبل, وہ پولیس والوں کو فار ابیوز آف لا ڈیفینیٹلی پروسیکیوٹ کیا گیا. سو آئی تھنک ماڈرنائزیشن از ویلکم, بٹ مور ماڈرنائزیشن از نیسسری. جو دوسرا ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو کولونیل ایرا کا جو سیڈیشن لا تھا, یعنی اگر آپ آزادی کے لیے لڑتے تو یو کمیٹنگ اے سیڈیشن بیکاز آپ گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں, تو وہ لا تو بڑا سخت تھا اس زمانے میں. لیکن جو نیا لا انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ آرٹیکل 152 ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دس از پارٹ آف دا بھارتیہ نیائے سنہتا کا نمبر 152 ہے, ایکٹ انڈینجرنگ ساورنٹی, یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف انڈیا. تو اگر آپ, میں اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھاتا ہوں, ایٹ لیسٹ ڈسکس کرتا ہوں کہ whoever purposely or knowingly by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representations, or by electronic communication, or by use of financial mean or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities, or encourages feeling of separatist activities, or endangers sovereignty or unity and integrity of India, or indulges in or commits any such act shall be punished with imprisonment for life. تو یہ جو, یا 7 years and so on, تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں بعض چیزیں بڑی ڈینجرس ہیں. فار ایگزامپل دے آر اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. سو اگر آپ کوئی سائن لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا دس از ایکسائٹنگ پیپل ٹو ریبیل, یا آپ کوئی ایسا تقریر کر رہے ہیں یا کوئی ایسا آرٹیکل لکھ دیں جو somebody else thinks is an incitement or is a challenge to India's sovereignty, unity or integrity of India. For example, اگر آپ ہندی زبان کے خلاف اگر پوسٹ کریں کہ بھائی وائی از ایوری تھنگ ان ہندی, ہم کرناٹک میں رہتے ہیں, ہم تمل ناڈو میں رہتے ہیں, یہاں پہ ہندی اتنی زیادہ بولی نہیں جاتی, اگر آپ خالی پروٹیسٹ بھی کریں تو اٹ کین بی سین ایز وائلیٹنگ دس لا. جو اچھی بات ہے اس میں وہ جو آپ ایکسپلینیشن میں دیکھ رہے ہیں, it says comments expressing disapprobation of the measures or administration or other actions of the government with a view to obtain the alteration by lawful means. بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ جو قدم اٹھاتے ہیں پیسفلی گورنمنٹ کی پالیسی بدلنے کے لیے تو یہ آپ پہ اپلائی نہیں کرے گا. لیکن بائی lawful means, not peacefully, sorry, کہ جو لا آپ کو اجازت دیتی ہے, اٹ از ناٹ ویری کلیئر. کیونکہ اگر آپ اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کہہ دے سکتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ اینی تھنگ. سو دس از اے ویری بیڈلی ریٹن, اور اس لیے ڈیبیٹ چاہیے تھا کہ اس کو اس طرح کی جو لاز ہیں وہ, اب اگر آپ کے دماغ میں کشمیر ہے اینڈ یو آر تھنکنگ کہ وی آر میکنگ دس فور کشمیر, لیکن یہ تو ہر جگہ اپلائی کیا جائے گا, دلی میں بھی, کلکتہ میں بھی, ممبئی میں بھی. سو آئی تھنک دیٹ اگر پراپر ڈیبیٹس ہوتا ود ایکسپرٹس اینڈ لائرز اوور اے پیریڈ آف اے فیو منتھس, دین اس طرح کے جو لاز اور بلز ہیں they could be stated better and more thoroughly with more explanations and more comprehensively. اگر آپ اس میں دیکھیں تو there is a redundancy, یعنی یہ جو بل کہتا ہے اوپر, اور جو alteration by lawful means, اگر lawful, اب میں کیسا سمجھاؤں, there is a tautology in this, کہ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی چیزیں کر سکتی ہیں, یہ سب چیزیں اگر کیے تو یہ unlawful ہے. پھر جو اس کا ایکسپلینیشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ unlawful چیزیں کے علاوہ جو دوسری lawful چیزیں ہیں وہ کریں تو it's okay, but what is lawful and what is unlawful is very tricky because this law is defining what is unlawful. So it is تھوڑا complicated ہے. I'm sure کہ جو lawyers ہیں they probably are understanding what I'm trying to say. اور so this would have needed much more discussion and debate, اس لیے میں نے question mark اس پہ لگایا ہے. یہ جو 113 ہے یہ بھی پہلے ہی بل سے ہے. It defines terrorism اور terrorism, کافی لمبا, جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کافی لمبا یہ
प्रोविज़न है, और इसमें कई डेफिनेशंस हैं कि टेररिज्म क्या है, उसकी कितनी सज़ा होनी चाहिए वगैरह। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि यूएपीए जैसा एक्ट अगर है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जिसे एंटी टेररिज्म बिल भी कहा जाता है, और वो एज इट इज़ वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट 2019 में जब उसको अमेंड किया गया तो इट आल्सो गिव द स्टेट द पावर टू से कि आप इंडिविजुअल्स को भी वो टेररिस्ट करार सकते हैं विदाउट ट्रायल, बिफोर ट्रायल, यानी बंदे को प्रूव करने से पहले आप टेररिस्ट करार सकते हैं। तो इस तरह के पावर्स एंड अथॉरिटीज गवर्नमेंट को दे दिए हैं। मतलब स्पेशली यूएपीए वायलेट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल के यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो तो ऐसा लॉ के होते हुए ये एडिशनल प्रोविजन की क्या ज़रूरत थी और क्या अहमियत थी। बास कमेंटेटर्स इसे डबल बैरल गन कह रहे हैं कि भाई आपके पास दो ऑप्शंस हैं। किसी एक इंडिविजुअल, अगर आपको शक है किसी पर कि वो टेररिस्ट है या टेररिज्म में मुब्तला है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठा रहा है या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो यू हैव यूएपीए, आप उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। उसमें थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि कोर्ट्स वगैरह को इन्वॉल्व करना पड़ता है आई थिंक। और ये जो है इट गिव्स अथॉरिटी टू एनीबडी हु इज ए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके ऊपर की जो रैंक है, उनको अथॉरिटी मिली कि वो चाहे तो ये प्रोविजन यूज कर सकते हैं फ्रॉम द इंडियन पीनल कोड या यूएपीए। This, I think, is not a very smart thing. कि भाई there are two laws for the same action with different provisions. तो मतलब not in terms of कि what is terrorism and what constitutes terrorism, but who can authorize it and who can use it. And I think इसमें the balance of power बहुत ज़्यादा state की तरफ shift हो गया है, and it is undermining the authority and freedoms of the civilian. शायद इस वजह से भी जो opposition से शिकायत आ रही है कि this is going to make India a police state, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको डिस्कस करेंगे कि डज दिस वायलेट, मतलब इसकी रिडंडेंसी तो है ही, दो लॉस की क्या ज़रूरत है। सो आई मेरा इसके बारे में जजमेंट है कि दिस इज़ क्वाइट अननेसेसरी एंड दिस शुड नॉट हैव बीन इन द बिल। यू ऑलरेडी हैव यूएपीए, जिसका तो फिर ये मजीद और एक लॉ पास करने की क्या ज़रूरत थी। At least there has to be a discussion on it. But I think it is, मेरी तरफ से तो इसको negative check mark है. It should not be there. You already have a law. और फाइनली जो डेथ पेनल्टी है, वो ये है नंबर 103 says कि whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। यानी आपने अगर कत्ल किया तो आपको डेथ और imprisonment भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। और फिर कहता है when a group of 5 or more persons acting in concert commit murder on the grounds of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal beliefs or any other similar ground, each member of such group will be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine। So basically अगर किसी मॉब ने किसी को लिंच किया तो मिनिमम एक फाइन या फाइन, सजा और मौत, ये सारे, there's a whole range of punishments, but the ultimate punishment is death penalty. It is not off the table। लेकिन अगर आप गौर करें इस लॉ को, फिर कि अगर किसी की रेस, इंडिया में आई डोंट अंडरस्टैंड कि रेस इज नॉट एन इशू, तो मुझे लगता है दिस लॉ हैज बीन रिटन थोड़ा इंटरनेशनल पब्लिसिटी के लिए भी कि करंटली जो गवर्नमेंट है दे हैव पास्ड अ लॉ अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? थोड़ा बहुत होता होगा फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह के साथ, बट एनीवे, सो it has race in it but not religion। अगर आप देखें तो when a concert commits murder on the ground of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal beliefs, अब इसको कह सकते हैं this covers religion। but अगर आपको 5-10 बंदे मिलके पीट देते हैं और आपको इसलिए पीटते हैं कि आप खजूर खाते हैं,
तो अगर आप कोर्ट में जाके कहें कि मैं खजूर इसलिए खाता हूं कि मेरा मजहब ये सिखाता है कि ईद के दिन हम खजूर खाएं दूध के साथ, तो दिस विल नॉट बी कवरिंग दैट। लेकिन अगर आप उसी कोर्ट में कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल जाती बिलीफ है कि जब रमजान की ईद आती है तो मैं खजूर खाता हूँ, देन दे हैव कमिटेड अ क्राइम विच इज पनिशेबल बाय दिस लॉ। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि अगर आप किसी को उसके मजहब की वजह से, अगर रिलीजन की वजह से मारे तो दिस डजंट कवर द बिल, बट if you do it for personal belief, then it is covered. But I think कि ये oversight, see this is why I think that there should be debates and discussions. पार्लियामेंट में होता तो 500 से ज्यादा मेंबर्स है, किसी एक को तो समझ में आती ये बात कि वही why is religion left out of this. और जो मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है, इट्स प्राइमरीली ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स इंडिया में। अगर आप देखें कि इट इज़ ऑफन के मुस्लिम्स आर अक्यूज्ड ऑफ समथिंग कि जय श्री राम नहीं कहते हैं तो पीड़ पीड़ देते हैं मॉब्स उनको, या अगर वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं तो फिर उनको पीटा जाता है, या अगर वो आर सिंपली अक्यूज्ड ऑफ क्या कहते हैं कि स्मगलिंग कर रहे हैं या दे हैव ईटन बीफ वगैरह, जहाँ जिन स्टेट्स में ईटिंग बीफ इज प्रोहिबिटेड, तो वहाँ पर देर हैव बीन सो मेनी केसेस जो डॉक्यूमेंटेड है ऑफ मॉब लिंचिंग। द मोस्ट रिसेंट केस अगर आप देखें नासिर और जुनैद जो हरियाणा और राजस्थान में उनको मार मार के फिर मार डाला गया। इट वाज नॉट इवन प्रूवन कि दे वर स्मगलिंग कैटल, और फिर उनके बाद उनको जला दिया गया उनकी बॉडीज को एज एविडेंस। और उसमें ना सिर्फ एफआईआर में तो 21 लोगों के नाम हैं, बट ना सिर्फ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसमें पुलिस का भी दखल था। उन्होंने मार पीट के बंदे को पुलिस स्टेशन ले गया, सो दे वर अंडर द इंप्रेशन दैट द पुलिस वुड नॉट होल्ड देम, और पुलिस ने उनको अरेस्ट भी नहीं किया। किसी बंदे को मारा, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, जाए आप, एंड देन दे वेंट अवे एंड देन दे कॉल्ड सम गांव रक्षा का, उसने कहा कि इसे जला डाला है। बट व्हाई डिडंट द पुलिस अरेस्ट देम? अब सवाल ये उठता है कि दिस बिल इज देयर, ग्रेट, बार बार मैं कह रहा हूँ दिस इज फैंटास्टिक, दिस इज ग्रेट, इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज है उसके लिए भी इट्स वेरी गुड, और दैट इज व्हाई आई थिंक रेस का इस्तेमाल किया गया है इसमें। बट सवाल ये उठता है, विल दिस लॉ बी इम्प्लीमेंटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसको इन्वोक किया जाएगा, एंड स्पेशली सिंस रिलीजन इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली, विल द पुलिस से अरे भाई आपको तो आप मुसलमान हैं इसलिए आपकी पिटाई कर दी हमने, और दैट इज नॉट कवर्ड बाय 103, इट कवर्स caste. आई डोंट नो, मे बी ये जो लफ्ज है caste और community, हो सकता है कि that community can be interpreted as a religious community and then under that, so but anyway, I wish this was better articulated, but at least it is there. There I, but दुरुस्त है, this law is very important, I welcome it very strongly, और मेरे को गवर्नमेंट के लिए मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस करता हूँ कि दे हैव पुट दिस लॉ ऑन द बुक्स। अब सिविल सोसाइटी के ऊपर है कि आप जितना चाहे इसको एडवर्टाइज करें ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि अगर आप किसी को उनके जेंडर की वजह से, उनकी रेस की वजह से, उनकी मज़हब की वजह से, उनकी पैदाइश की जगह, लैंग्वेज वगैरह की वजह से अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी पिटाई करते हैं, मार देते हैं, जान जान ले लेते हैं, then you are potentially going to face death penalty. तो ये मेरी एनालिसिस है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम नॉट अ लॉयर, स्पेशली नॉट ऑफ इंडियन लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी एनालिसिस इज प्राइमरीली पॉलिटिकल, एंड आई होप कि आपको सोचने पे मजबूर किया। इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, या हाँ ये हमारे तरफ है, ये हमारे खिलाफ है, नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि क्या मैंने आपको सोचने पर मजबूर किया, दैट इज इट। इफ आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर किया, या आई गेव यू सम इंटरेस्टिंग आइडियाज टू फॉलो थ्रू, अगर आप स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, दिस ट्रिगर्स यू टू गो एंड एक्चुअली लुक एट स्पेसिफिसिटीज एंड पता लगाए कि कितना, किस एक्सटेंट तक मॉडिफाई किया गया है colonial era laws, और किस एक्सटेंट तक the balance has shifted in the favor of citizens from the past pro state
पोजीशंस जो थे लॉस के, तो अगर दैट वुड बी ग्रेट अचीवमेंट अगर इट triggers research based on that. Lekin at least if it makes you think for a little while, then I think I have done my job. And if you have been watching this, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया for watching Conversations. Please Conversations को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, हो सके तो चैनल को सपोर्ट करें by joining it and becoming a member. मेंबर का बटन बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के बटन के बाजू है, और प्लीज इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान.